तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर में जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर का वो आपके वेरियस एग्जाम में कितना आता है। तो सबसे पहले बात करें अगर नेट एग्जाम की, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि नेट में जो आपके न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं 3 क्वेश्चंस इन पार्ट सी, जो कि हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो है 15 मार्क्स का पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स से आता है। तो भले ही ये जो है एज कम्पेयर टू अदर बुक्स कम हो, लेकिन आप ये कह सकते हो कि इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो कम होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। या ऐसे माने कि अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स को सही से पढ़ें तो आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी तीनों क्वेश्चन के सही होने की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बुक्स। क्योंकि आप किसी भी बुक को कितना ही पढ़ लें, आप सारे क्वेश्चन उस बुक से नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी डिपेंड करेगा। दूसरा ये है कि आपके पास 3 आवर्स होते हैं, तो उसमें जो है टाइम भी कम पड़ता है कि सबको आप सही से अटेम्प्ट किया जाए। तो आप जो है उस हिसाब से तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है अगर न्यूक्लियर फिजिक्स को सही से करें तो आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं तो आप यहाँ पे जब न्यूक्लियर फिजिक्स को हम कवर करेंगे तो इसमें हमें नंबर ऑफ आवर्स भी कम लगेंगे कवर करने में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एफर्ट देखें तो आप कम टाइम में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा तभी हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें गेट की, तो गेट में आपको पता है कि 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अबाउट 3 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं 1 मार्क के, और 2 मार्क्स क्वेश्चन जो आएंगे अबाउट 2 to 3। तो ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अबाउट 7 to 9 मार्क्स। तो ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन गेट में है वो ऑलमोस्ट बराबर है एज कम्पेयर टू अदर बुक्स, तो सभी का बराबर ही है। तो हम कहेंगे इक्वल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको पता है गेट में 85 मार्क्स की फिजिक्स आती है, और सेक्शन ए जो है आपका जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग आती है वो 15 मार्क्स की आती है। तो अगर आप 85 को 9 बुक से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट आपका 9 to 10 मार्क्स 1 बुक पे बैठता है। तो यहाँ पे 7 to 9 मार्क्स का आपके न्यूक्लियर फिजिक्स आती है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें टिफर की, तो टिफर में 1 to 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें जेस्ट की, तो जेस्ट में भी हम देखेंगे कि 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम कह सकते हैं 1 क्वेश्चन। तो जब हम ये कवर कर लेंगे तो ऑब्वियसली टिफर और जेस्ट या गेट के लिए अपने आप कवर हो जाएगा जब हम नेट के लिए कवर करेंगे। तो हम फिलहाल फोकस करेंगे नेट और गेट पे, लेकिन जो सिलेबस इनका है वही आपका टिफर और जेस्ट का है। अब हम बात करेंगे बुक्स की कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे क्योंकि 5 to 6 आवर्स की क्लास होती है और कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको कवर करना ही इतना आसान नहीं होता है कि आप मेरा सजेशन ये है कि आप जो पढ़ाया गया है उसी को कवर कर लो, वही बहुत है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बुक कंसल्ट करनी है तो मैं बुक्स का नाम लिख देता हूँ। तो मेरा सजेशन ये है कि पहली बात तो जो आपने एमएससी में जो आपने एमएससी में बुक पढ़ी है आप उसी को ही दोबारा कंसल्ट कर लो, मतलब इंडियन राइटर की। आप कोई भी फिलहाल आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आप नई बुक पकड़ो, लेकिन फिलहाल मैं बुक लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है इंट्रोडक्टरी न्यूक्लियर फिजिक्स, तो ये क्रेन की बुक है, ये काफी फेमस बुक है लेकिन बहुत बल्कि बुक है। तो अगर हम नेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सॉल्व है नहीं, इसमें केवल थ्योरी है इस बुक में, और बहुत बल्कि बुक है। तो अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ रखी है तो आप इसमें ना जाएं, अदरवाइज इसमें है सब कुछ। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये बहुत बल्कि है और इसमें क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए कोई सॉल्व क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद नंबर सेकंड अगर बात करें तो ये एक बुक है, और ये जो है आप अगर गूगल पे डालोगे तो आप ये जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। एक ये इंट्रोडक्शन टू हाई एनर्जी फिजिक्स, डोनाल्ड एच परकिंस, एक ये बुक है। उसके बाद नंबर थर्ड है इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं। तो हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बुक है, ये बुक वैसे बेटर है, इसे आप देख सकते हो। लेकिन फिर मैं फिर से कह रहा हूँ जो मैंने पढ़ा दिया अगर वही पढ़ लो वही बहुत है, लेकिन अगर टाइम बचता है आपको लगता है कि और पढ़ना चाहिए तो आप देख सकते हो। तो ये डेविड ग्रिफिथ की बुक है। तो आपको ग्रिफिथ की ईएमटी और ग्रिफिथ का क्वांटम मैकेनिक्स को तो पता है, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की भी ग्रिफिथ की बुक आती है, ये भी आप जो है नेट से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कुछ इंडियन राइटर्स की बुक है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इंडियन राइटर को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपने एमएससी में कोई बुक कंसल्ट कर रखी है तो उसी को आपको पढ़ना है, कोई नई बुक नहीं खरीदनी है। तो ये है आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की एसएन घोषाल की बुक है। इसे आपको वर्ड बाय वर्ड पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो, आपको लगता हो डाउट, तो आप बुक को खोल सकते हो, अदरवाइज ये सब बल्कि बुक्स हैं, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद नंबर 5 है आपकी इंडियन राइटर की बुक न्यूक्लियर फिजिक्स की बीसी कायल, और उसके बाद नंबर 6 है एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये है बुक एमएल पांड्या एंड
RPS यादव, तो पांड्या यादव कह देते हैं इसे। अल्टीमेटली आप इन तीनों इंडियन राइटर में से कोई सी एक बुक कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद अच्छा मैं फिर से एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना, क्या होता है कि जब पहला लेक्चर होता है, जब आप कोचिंग स्टार्ट करते हो, मान लो पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आप बहुत जोश में रहते हो कि ये भी पढ़ लो और ये वाली बुक भी कर लो। लेकिन एक्चुअली क्या है, रियलिटी ये है कि आपके पास उतना टाइम होगा ही नहीं कि आप कोई भी बुक उस तरह से पढ़ पाओ। अगर किसी ने MSc में पढ़ रखी है या किसी ने BSc में पढ़ रखी है, पहले से पढ़ रखी है, तो डिस्कस करे बुक को, तब कंसल्ट करे, अदरवाइज नहीं करनी है। क्योंकि जो एक दिन में पढ़ाया जाता है वो इतना हो जाता है कि अगर मान लो वो आपने उस दिन कवर नहीं किया, तो अगले दिन में जो पढ़ाया जाएगा वो फिर आप पिछले दिन का भी कवर नहीं कर पाओगे, और आपका जो है सिलेबस छूटता चला जाएगा और आप औरों से पिछड़ जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जो कोचिंग पढ़ाया जाता है, जो यहाँ पढ़ाया जाता है, उन्हीं क्वेश्चन से करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिलेबस का सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए कौन सी बुक सही है? देखिए, बात ये है कि ये प्रॉब्लम ये है न्यूक्लियर फिजिक्स में कि जिस तरह से मैथमेटिकल की बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी जिसमें सॉल्व क्वेश्चंस है, सॉल्व प्रॉब्लम्स है, ऐसी आपको क्वांटम की भी मिल जाती है, ठीक है, और आप देख सकते EMT की भी मिल सकती है, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स की इन जनरल बुक मिलती ही नहीं है, ठीक है, मिल नहीं पाती है। तो इसमें जो है एक जो है लिम सीरीज आती है, तो लिम सीरीज में आप जो है देख सकते हैं, इसमें कई सारी बुक्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पे आप ये भी आप नेट मिल जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा देख के, लेकिन फिर से मैंने कहा जो जो पढ़ाऊंगा उतना ही बहुत होगा, ठीक है। सर DPP तो दोगे ना आप? क्या चीज? ट्यूशंस की DPP? हाँ, क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस के लिए जो असाइनमेंट है वो तो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और साथ में आपके पास जो बुकलेट है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, वो तो भाई वो सॉल्व कर लेंगे। तो इतना सफिशिएंट है क्या सर? हाँ, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि आपको केवल न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़नी है, आपको 9 बुक्स पढ़नी है, और अगर उसको अगर 5 मंथ्स में कवर करना हो तो वो इतना आसान काम नहीं है। तो अगर उससे एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो ये बात ठीक है, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, लेकिन उतना ही सफिशिएंट होगा। नहीं, हम तो एक्स्ट्रा में नहीं जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं सिलेबस की। हाँ, इसका किसका PDF चाहिए आपको, बुक्स का या इस लेक्चर का तो मिल ही जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो मैं सिलेबस को डिवाइड कर रहा हूँ, तो सिलेबस तो आप देख लेना, नेट में मिल जाएगा, लेकिन जो मैंने फर्दर डिवाइड किया है, हाँ, लेक्चर का तो PDF अपलोड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। तो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का मतलब हम बात करेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टीज की, यानी कि जब हमारा न्यूक्लियर रुका हुआ हो, जब हमारा न्यूक्लियर स्टेबल हो और कोई मोशन ना कर रहा हो, ठीक है। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मास एनर्जी का रिलेशन होता है, और इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, चाहे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो, चाहे आपकी जो है रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा डीके हो, ठीक है, या न्यूक्लियर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की रिएक्शन हो, तो सभी में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो वो जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट मासेस आप निकाल सकते हो। प्रीवियस स्लाइड ये है, किसी का रह गया हो तो ये है। तो मास और बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो, Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन निकालनी हो, तो उसमें भी मासेस यूज होते हैं, तो मास हमें निकालना पड़ना है। उसके बाद साइज का मतलब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की, रेडियस है या वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद शेप जो है क्वार्टर पर मोमेंट बताता है, जिसे हम सेल मॉडल में कवर करेंगे। उसके बाद डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करेंगे, ज्यादातर हम ये पढ़ेंगे कि जो चार्ज जो डेंसिटी आपकी वो कांस्टेंट होती है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ये सब है, और किस ऑर्डर की डेंसिटी होती है वो हम बात करेंगे। उसके बाद स्पिन एंड पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये हम कवर करेंगे सेल मॉडल। और इसके अलावा जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, ये भी हम सेल मॉडल में कवर करेंगे। तो इसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे, पहले ये यहाँ पे स्किप करके सीधा सेल मॉडल पढ़ लेंगे। इसके बाद इसमें और क्या हो सकता है, बाइंडिंग एनर्जी, ये भी सेल मॉडल पढ़ेंगे। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। नंबर सेकंड सिलेबस में आपका न्यूक्लियर मॉडल्स। न्यूक्लियर मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर एग्जाम्स नेट या गेट इज कंसर्न। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, ये सबसे मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स और न्यूक्लियर मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नेट में केवल 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो एग्जाम में ज्यादातर क्या करता है कि 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन न्यूक्लियर मॉडल और एक क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्टिकल्स जरूर देता है, तो इन्हें आपको सही से पढ़ना है। उसके बाद, और इसका मतलब ये नहीं कि और टॉपिक छोड़ देने हैं, मेरा मतलब इसमें ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो यहाँ पे कौन कौन से मॉडल हम पढ़ेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, उसके बाद सेल मॉडल है, इसके बाद है फर्मी गैस मॉडल। आपका गेट के सिलेबस में, नेट के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम पढ़ लेंगे तो आप उसे भी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन नेट के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है कलेक्टिव मॉडल आपके नेट के सिलेबस में नहीं है, पर एक बार नेट में क्वेश्चन कलेक्टिव मॉडल का आ चुका है, ठीक है। तो कलेक्टिव मॉडल में एक्चुअली क्या है, कलेक्टिव मॉडल में रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं, तो आपके रोटेशनल न्यूक्लियर स्टेट्स तो सिलेबस में है,
लेकिन वाइब्रेशन स्टेट सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, नेट के सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन वाइब्रेशन का एक बार आ चुका है तो हम इसे कवर करेंगे। उसके बाद नंबर थर्ड जो सिलेबस में है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन गेट में तो आ चुका है, नेट में केवल एक बार आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकता। तो आप, और ये टॉपिक सभी आसानी है। उसके बाद है अल्फा बीटा गामा डीके। अल्फा बीटा गामा डीके में इनकी रिएक्शंस, क्यू वैल्यू ऑफ दीज रिएक्शंस, उसके बाद सिलेक्शन रूल्स, ये पढ़ना है। नंबर 5 है आपका क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यू वैल्यू का मतलब होता है एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो जो क्यू वैल्यू हम पढ़ेंगे तो इसी में ही क्यू वैल्यू इन अल्फा एंड बीटा डीके भी साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद नंबर 6 है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। तो इसमें जो है गेट में तो क्वेश्चन इसका आ चुका है, नेट में कभी नहीं आया है, लेकिन इसमें हम जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल फोकस करेंगे। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस है उनमें भी एनर्जी रिलीज होती है, तो उनमें भी एक तरह से क्यू वैल्यू का ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद नंबर 7 है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स सबसे वास्ट टॉपिक है, तो इसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कवर करने में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इस पर आप लिख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर कोई भी नेट या गेट का क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। और गेट में कभी कभी, गेट में और नेट में दोनों में कभी कभी एक से ज्यादा क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आ जाते हैं। और इस बार मैं आपको बताऊं, जो अभी एग्जाम हुआ था, जो नवंबर में हुआ था, जो जून वाला एग्जाम जो नवंबर में हुआ था कंडक्ट, उसमें जो, हाँ 21 नवंबर, उसमें आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस न्यूक्लियर मॉडल से आए थे और एक क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्टिकल्स से आया था। तो तीनों क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से कवर हो गए थे। तो यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो है हम पढ़ेंगे एक तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस या इंटरेक्शंस। तो जो हम इंटरेक्शन देखेंगे, कौन सा इंटरेक्शन हुआ, किस इंटरेक्शन से रिएक्शन हो रही है, उसे हम कंजर्वेशन लॉज से देखेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंजर्वेशन लॉज। उसके बाद यहाँ पे जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्लासिक जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, यानी कि सभी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज का मतलब उनका मास कितना है, उनकी स्पिन कितनी है, इलेक्ट्रॉन नंबर, बैरियन नंबर, स्टेनलेस नंबर, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट, ठीक है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद है इसमें क्वार्क मॉडल्स। तो हेड्रॉन्स क्वार्क से मिलकर बनते हैं, तो क्वार्क भी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो क्वार्क मॉडल पढ़ना है। और लास्ट में हमें जो है SU2 एंड SU3 सिमेट्री। तो ये भी जो है पार्टिकल्स ही पढ़ने हैं, इसमें कुछ नया नहीं करना, हमें पार्टिकल्स पढ़ने हैं। उसके बाद नंबर 8 जो टॉपिक है वो हमारा है रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। तो रिलेटिविटी तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ोगे, पर उसके फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे जब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो उसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। नंबर 9 है हमारा पार्टिकल एक्सीलरेटर। तो पार्टिकल एक्सीलरेटर में हम केवल साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन का थोड़ा आइडिया आपको EMT में मिल जाएगा, लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पे कर लेंगे। पार्टिकल एक्सीलरेटर जिसे हम कह सकते हैं साइक्लोट्रॉन में पढ़ लेंगे। और लास्ट जो है हम जो है ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम कह लो, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लिख लिया, अगर आपने लिख लिया तो आगे चलें।